हिमालय काला बालू और मनुष्य के बीच में जो टकराव या संघर्ष है, इसको हम ह्यूमन बेयर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। हमारे भारत में 4 प्रजाति हैं भालुओं का। एक है स्लॉथ बेयर जो नीचे वाली एरियाज़ में मिलते हैं, और एक काला बालू है जो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाए जाते हैं। एक और भालू है जो सबसे ऊंचे हिमालय में रहते हैं, वो उसका नाम है हिमालयन ब्राउन बेयर। और उत्तर पूर्वी राज्यों में एक छोटा सा भालू है, उसको सन बेयर बोलते हैं। बट आज हम जो बात करने वाले हैं, ये हिमालयन काला भालू। ये 1000 मीटर से लेके ट्री लाइन तक, मतलब 3300 मीटर तक पश्चिम हिमालय में पाए जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखेंगे तो वो 70 मीटर से लेके ट्री लाइन वहाँ अरुणाचल प्रदेश में 4300-400 लगभग होता है, तो वहाँ तक जंगलों में पाया जाता है। और ये कार्निवोरा मांसाहारी ऑर्डर में आता है, मगर ये मांस बहुत कम खाता है। बाकी सबसे ज़्यादा तो उन्होंने भालू को ये पेड़ों के फल, बीज और जड़ी बूटी, घास, बैम्बू, ये सब खाते हैं। भालू ये जो क्षेत्र में जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, उसको अच्छा जंगल चाहिए और वो जंगल में ही रहना पसंद करता है, और इंसान को अवॉइड करते हैं ज़्यादा तरफ। बट आजकल जो हम ये जो ह्यूमन बेयर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज़्यादा सुन रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला है उनका जो हैबिटेट है वो बहुत जगह पे ख़त्म हो गया है। कुछ जगह पे तो उसका क्वालिटी बहुत कम हो गया, इसको हम बोलते हैं हैबिटेट डिग्रेडेशन। और तीसरा हम ये बोलेंगे कि जो लोग जंगल को इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ जाके जो रिसोर्स निकालते हैं, जैसे फल निकाला, वहाँ से बीज निकाला, या कोई घास, चारा पत्ती जो भी निकालने जाते हैं, वो जो रिसोर्सेज हम निकालते हैं उनमें से कुछ भालू का भी ज़रूरत है। ओके, तो एक हो गया जंगल के बारे में। दूसरा, अगर हम देखेंगे जंगल के किनारे में जितने भी गांव हैं, वहाँ हम जैसे सेब का बगीचा है, या कहीं कहीं हम मकई का खेत है, या इवन पैडी या गेहूँ जो भी है, भालू उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है, तो हम वो गांव की तरफ आता है, हमारे खेत में नुकसान करता है, खाना खाता है। कभी कभी उसको प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है, जो ज़्यादा तरफ कीड़े मकोड़ों से मिल जाता था, बट कभी कभी उसको प्रोटीन जब ज़रूरत होता है, वो मवेशी को मारता है। कभी कभी गौशाला में आके गाय मार दिया या भेड़ बकरी मार दिया, तो ये तो है। तो भालू की वजह से हमको खेत में नुकसान है, गाय बकरी हमारा लाइफ स्टॉक का नुकसान है, और तीसरा है हमारे ऊपर हमला 2 तरह के होते हैं। एक तो जंगल में हम जब जाते हैं, घास, चारा पत्ती, या चलते भी हैं जंगल के अंदर, तब भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर हम जंगल में जाते हैं, कभी कभी अकेले चले जाते हैं, 1-2 लोग होते हैं, इतने शांति से हम चलते हैं, उस समय एक भालू को बिल्कुल अचानक सामना करना, तो वो अपने बचाव के लिए हमारे ऊपर हमला कर देता, और वो कोई भी वार्निंग नहीं देता। ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं हमारे ऊपर हमला जो होता है वो बरसात की समय होता है। बरसात में पेड़ों के ऊपर से पानी टपकता रहता है, नीचे का जो पत्ते, सूखे पत्ते, घास सब गीले हो जाते हैं। तो अगर आप कोई जंगल में चलेगा, उसका आना जाने का आवाज़ बिल्कुल नहीं आता है। अगर सूखे पत्ते पे कोई चलेगा तो आवाज़ तो आता है, तो हमारा आवाज़ सुन के कोई भी जानवर, भालू भी हो या कोई भी जानवर, हट जाते हैं रास्ते से। बट बरसात में इतने गीला होता है, और बाहर ऊपर से पानी टपकता रहता है, बरसात होता रहता है, इसमें हमारा जाना भालू को सुनाई नहीं देता। इसकी वजह से क्या होता है कि आप अचानक एक भालू का सामना कर देते हैं। अगर वो मादा होते और उसके साथ बच्चे होते, ज़रूर अपने बचाव के लिए और अपने बच्चों के बचाव के लिए हमला कर देता। इसीलिए अगर आप देखेंगे घटनाएं जब किस समय ज़्यादा होता है, वो बरसात में बहुत ज़्यादा होता है हमारे हिमालय क्षेत्र में। और दूसरा है, हमारे खेत में जब आता है, वो दिन में नहीं आता है, रात को आते हैं, या तो सुबह सुबह आते हैं। तो इसको हम क्रिपस्कुलर एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग सब सोने के बाद भालू खेत में आता है,
नुकसान करता है, खाता है। अगर वो जाते जाते सुबह सुबह हो जाता है और कोई मनुष्य चले जाता है तो टकराव हो जाएगा, हमला हो जाता है। कहीं कहीं हमारे देश में अभी भी लोग सुबह सुबह जाते हैं टॉयलेट के लिए, ठीक है। टॉयलेट जाते वक्त, सुबह सुबह जाते वक्त जंगल में कोई भालू या बाघ से सामना हो जाता है तो अटैक हो जाता है। हमारे घर में आना या हमारा गाय जो घर के अंदर बांधा है उसको मारना भी आजकल होता है। और दूसरी चीज़, हमारे गांव की ओर या शहर की ओर आने का सबसे बड़ा वजह मैं समझता हूँ वो है कूड़ा। बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे शहर, गांव में कूड़ा जो भी इकट्ठा होता है वो एक जगह पे जमा किया जाता है। उसकी वजह से जो भी चीज़ सड़ रहा है उसको भालू सूंघ सूंघ के आ जाता है और उसको स्कैवेंज करना भी अच्छा लगता है। तो वो जहाँ जहाँ कूड़ा है, सड़ा हुआ मीट, मुर्गी का पंखे या हड्डियाँ, उसको भी चबाने खाने आ जाते हैं। तो वो उसको जब हमेशा कूड़ा में खाना मिलता है तो वो वहीं रहने लग जाते हैं आसपास। तो इसकी वजह से वहाँ आसपास इलाका में भी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। एक और वजह है कि जलवायु परिवर्तन जो आजकल हो रहा है उसकी वजह से भी जाड़ों की महीने में, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब ठंडा हो जाता है, हम सब ये चाहते हैं कि भालू हाइबरनेशन करने पे चाहता है। हाइबरनेशन 3-4 महीने के लिए भालू एक गुफा में जाके सो जाता है। ये सब भालू करते हैं, बट उसके लिए 2-3 चीज़ें आवश्यकता। एक तो है ठंडा होना, दूसरा बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ना और जंगल में खाना ना मिलना। ये 3 चीज़ होने से भालू गुफा में जाके सो जाता है। और 3 महीने जब वो गुफा में रहेगा उसका कोई खाता नहीं और वो पूरा अपने सिस्टम को स्विच ऑफ करता है। कम से कम लो मेटाबॉलिज्म में वो जीता है, सोता रहता है। अगर बर्फ़ कम पड़ गया, ठंडा कम होता है और खाना आपको गांव में मिल जाता है या कूड़े में मिल जाते हैं तो उसको सोने का ज़रूरत नहीं होता। तब वो हाइबरनेशन नहीं करता है तो हमारे साथ पूरे साल भर भालू को हमारा आमना सामना होता रहता है। ये जो कश्मीर में या उत्तरी इलाकों, जो हिमाचल में, हाई एल्टीट्यूड्स, उत्तराखंड में, सिक्किम में ज़रूर काला भालू हाइबरनेशन करेगा। मगर मध्य हिमालय जो है, उत्तराखंड की जैसे बीच वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या इवन राजाजी में काला भालू मिलता है, कॉर्बेट में भी काला भालू। और नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ता है और उनको हाइबरनेशन करने का ज़रूरत नहीं है। तब वो साल भर घूमता रहता है, क्योंकि खाना मिल रहा तो साल भर उनको घूमने का हो जाता है। बट ये जो हाइबरनेशन आजकल कम हो रहा है, इसको हमारे पास रिसर्च का एविडेंस है। कश्मीर में हमने 7 काला भालू पे रेडियो कॉलर किया था और उसका जाना आना, होम रेंज, सब कुछ एक्टिविटी, सब कुछ पढ़ा है। उस समय हमको पता लगा कि कश्मीर जैसे जगह जहाँ अच्छा जंगल है, काफ़ी बर्फ़ पड़ता है, काफ़ी ठंड होता है, वहीं काला भालू सिर्फ 60 दिन के लिए हाइबरनेशन करता है। पुराने ज़माने में, मतलब 100 साल पहले, 50 साल पहले ज़रूर ये टाइम ज़्यादा हो सकता। कारण है भालू का हमारा ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट के लिए, एक तो मैंने पहले बताया था, हैबिटेट लॉस हो गया है, हैबिटेट डिग्रेडेशन होता है। जब जंगल का स्थिति धीरे धीरे कम होगा तो वहाँ का जो पेड़ हैं और झाड़ियाँ हैं जिसमें से फल आते हैं, वो अगर कम पड़ जाएगा या उसका एक्सट्रैक्शन लोग करेंगे तो भालू के लिए खाने के कम हो सकता है। और तीसरा है, हमारे जो जंगल के आसपास जो गांव हैं उसमें हम क्या उगा रहे हैं और कैसे हमारा आसपास का एरिया साफ़ सुथरा रखेंगे, उसकी वजह से ये निर्णय करेगा कि भालू हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। अब तो मेरे ख्याल से मामला तो गंभीर हो चुका है पूरे एरियाज़ में, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो। इसके लिए वन विभाग अच्छे सारे कदम उठाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने अपना रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स बनाया है जिसमें
वन कर्मी लोगों का अच्छी तरह से ट्रेनिंग हुआ है, उनके पास साधन है, केमिकल इमोबिलाइजेशन का इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग है और जानवर के बारे में नॉलेज भी है। तो वो जब भी ऐसा घटना होता है, जैसे उनको सूचना मिलता है वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। इसको बोलते हैं RRT बोलते हैं हम। और इसके लिए उत्तराखंड ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है इन बाय मनी एज वेल एज ट्रेनिंग। वन विभाग ने और कृषि डिपार्टमेंट ने भी कुछ डिटरेंट्स दिया है, जैसे अनाइडर बोलते हैं। वो साधन लगाने से सोलार से काम करता है, खेत पे लगा देते हैं किनारे पे, और रात को कोई भी चीज़ सामने आएगा मोशन सेंसर में, वो नॉइस करेगा, अलार्म देगा, लाइट देगा, फ्लैश करेगा, तो भालू उस एरिया में आना कम से कम 1-2 दिन नहीं आएगा। बट ऐसे साधनों को हम जो डिटरेंट बोलते हैं, इसको हमको एक ही जगह पर रख के छोड़ने से जानवर भी सीख लेता कि यहाँ नहीं आना है करके। अगर उनको पता लग गया कि इससे कोई आश्चर्यजनक कोई बात नहीं है, तो वो इधर को चला जाएगा, उधर को चला जाएगा, वो अवॉइड कर लेगा। बट अगर हम उसी साधन को गांव के किनारे बदलते रहेंगे जगह, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो होता रहेगा। दूसरी बात है कि एक फॉक्स लाइट है, जो वो भी सोलर पैनल से छोटा सा चलता है, ऑटोमेटिक छोटा सा चीज़ है। वो सनसेट होने के बाद अलग अलग तरीके से लाइट अलग अलग पैटर्न्स में देता रहता है कंटिन्यूसली। कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अगला कलर क्या होगा, कितने देर तक लाइट आएगा। इससे भी क्या होगा कि कोई भी जंगली जानवर वहाँ होगा, देखेगा तो लगेगा कि कोई लोग टॉर्च लेके घूमते रहते हैं। तो एक मॉनिटरिंग करेंगे लोग, कर रहे हैं लोग या लोग चल रहे हैं, इसका एक इम्प्रेशन दे देता है जानवर को, तो वो जानवर वहाँ अवॉइड करेगा। तीसरा, लोग क्या बोलते हैं, अपने जो पुराने ज़माने से इस्तेमाल किया हुआ तकनीक बहुत है, जैसे शाम को कनिस्तर मारना, आवाज़ करना, फिर खेत में डमीज़ रखना। और तीसरा है, कहीं कहीं तो लाल मिर्ची का इस्तेमाल होता है, आग जलाते हैं और उसमें लाल मिर्च डालते हैं। बट सिर्फ ये देखना है कि हवा किस दिशा में जा रहा है। अगर हवा गांव की ओर जा रहा तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हवा जंगल की तरफ जा रहा तो हम आग जला के छोड़ना और उसमें कुछ लाल मिर्ची डालना सूखा वाला, तो वो जो धुआं आएगा उससे भी भालू नहीं आता, सिर्फ आग से भी भालू नहीं आता है। और छोटी जैसे लकड़ी का हमारा जो गाय और बकरी को रात को रखते हैं, उसका दरवाज़ा लकड़ी का होता है, उसको कोई भी हम भी मार के तोड़ सकते हैं। भालू तो बहुत बड़ा जानवर है, वो एक बार तोड़ देगा तो वो अंदर चला जाएगा। इसको अगर हम लोहे का दरवाज़ा बना लें तो फिर गुलदार और भालू तोड़ नहीं सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें गांव वाले और वन विभाग मिलके कर रहे हैं, और ऐसे करने से भी कम होगा। बट सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि लोगों को कि अकेले नहीं जाना है। अगर हम ग्रुप में जाते हैं, सब लोग अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम अपने आप को साइकोलॉजिकली भी थोड़ा पावर होता है, और कोई जानवर सामने आ जाता है, इतने लोगों को देखते हुए वो अपने आप चले जाता है। तो अकेला जाना जंगल में वो अच्छी बात नहीं है। स्पेसिफिकली भालू के साथ अगर आप अकेले जाएंगे, देखने के बाद दौड़ना, पेड़ पे चढ़ना, नीचे को दौड़ना, यूं करके दौड़ना कोई काम नहीं करता, क्योंकि आप जैसे गिरेंगे भालू आपके ऊपर हमला करता है। और हमला करने के बाद उनको इलाज करने के लिए और ये जो प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत खर्च करना पड़ेगा। तो ये लोग अपने आप को हमेशा सतर्क होना पड़ेगा कि जंगल जाते वक्त कि भालू का जंगल है, कभी भी भालू का सामना हो सकता है। तो ये वाला जो अपने आप को, जो इसको हम बोलते हैं डूस एंड डोंट्स, क्या करना है जंगल में, क्या नहीं करना है, गांव के आसपास क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हम लोगों ने सबको बताते रहे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे गांव में बिजली का लाइट नहीं होता है। अगर सरकार ने एक लैंप भी लगाया लाइट, वो सिर्फ सेंटर में होगा, जो किनारे रहता उसके पास तो बाहर का लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। 200 साल पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, 500 साल पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है। बट आज का कारण थोड़ा
अलग है। बट हमारे पास बहुत सारे टेक्निक है आजकल यूज़ करते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को यूज़ करते हुए घटनाएं कहाँ कहाँ हो रहा है उसको मैपिंग करते हुए हम लोग आजकल हॉटस्पॉट एनालिसिस करते हैं। जैसे पौड़ी गढ़वाल ले लेते हैं उदाहरण के लिए, वहाँ जहाँ जहाँ घटनाएं हुए हैं उसको हम वहाँ का जो डेटा लेके कंप्यूटर में जीआईएस एनालिसिस करने के बाद मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग करने के बाद पता चलता है कौन सा जगह हॉटस्पॉट है, कौन सा ग्रिड, कौन सा गांव हॉटस्पॉट है और कौन सा जगह पे खतरा नहीं है, कौन से जगह पे खतरा हो सकता है 50%। तो अगर हमको रेड, येलो, ग्रीन ऐसा मिल गया तो वन विभाग भी, गांव वालों भी उसको हॉटस्पॉट्स को निगरानी अच्छा सा कर सकते हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट एक चीज़ है, घटना होने के बाद हम लोग हमेशा फायर फाइटिंग करते हैं। मैं ये सब समझता हूँ घटना होने से पहले अगर हम प्रिवेंशन करेंगे वो बहुत बड़ी बात होता है। सो इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट अ कॉन्फ्लिक्ट, बट कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, हमको खाली मैनेज कर सकते हैं, इसको हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। 2009 सन 2009 में सिक्किम में 3 महीने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 3 महीने में कम से कम 50 इलाकों में काला बारूद का हमला हुआ, लोगों के ऊपर खेत में नुकसान हुआ, लोग पूरा परेशान रहे। सिक्किम अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा सा छोटा सा राज्य है जिसमें जंगल बहुत अच्छा स्थिति में है। हम सबको पता ही नहीं चला कि ये भालू क्यों इतने, मतलब पूरा चारों डिस्ट्रिक्ट्स में आ गया, गैंगटॉक शहर में आ गया, लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। किसी को समझ नहीं पाए थे कि ये सब क्यों हो रहा था। काफ़ी साल बाद जब मैं कुछ पढ़ रहा था तब एक किताब पढ़ने से पता चला कि ये किसी क्लाइमेट साइंटिस्ट ने सिक्किम का बरसात का जो डेटा है 40 साल का एनालिसिस किया था। उसने 40 साल का डेटा देखने में, मतलब 1980 से लेके 2010 तक, उसमें 2009 सबसे कम बारिश वाला साल था। जब बारिश कम होता है हमारे जंगलों में वनस्पति जो है वो अपना खिलना, फूलना, फलना वो नहीं हुआ, ये हमको पता नहीं था। जंगल अच्छे थे देखने में बाहर से, बट उस साल बारिश बहुत कम होने की वजह से, मतलब 40 साल में वो एक साल था जिसमें बारिश बहुत कम हुआ। इसकी वजह से जंगल से छोड़ के भालू सब बाहर आए। मेरा भी एक अभी मानना है, अगर ऐसे होता है जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ड्रॉट हुआ होगा, कहीं कहीं बरसात कम हुआ होगा। ठीक है, बरसात कम होने से हमारा जंगल में जो प्राकृतिक वातावरण में होने वाले फूल और फल और उसके जो खाने वाले चीज़ें कम होने से भालू बाहर आने का चांस ज़्यादा है। उत्तराखंड में हमने जो पिलग्रिमेज के लिए बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत सारे लाखों लाखों पिलग्रिम्स आ रहे हैं, इनका जो कूड़ा छोड़ के जा रहे हैं और उसको हम मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ आया था कि 20 टन से ज़्यादा केदारनाथ की घाटी में ही वो गार्बेज मिला है। बाकी हमारा बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का, जैसे गोपेश्वर, जोशीमठ, बड़ा सिटीज़ हैं, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है। इवन अगर आप पौड़ी देखेंगे, टेहरी, या नीचे प्लेन्स में अगर आप देखेंगे हमारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क के बगल में हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ सब जगह पे कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह जमाया जाता है। इसको बोलते हैं म्यूनिसिपालिटी एक जगह बनाता है, ईयर मार्क करता है और उसमें कूड़ा डालता है। हमारा देहरादून में भी है, आप देखे होंगे। ये एक तरीका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। पहाड़ में क्या होता है, जगह कम की वजह वो लोग टाउन के 5 किलोमीटर के आगे कहीं जाके एक जगह चट्टान से सारा कूड़ा हर दिन डालते हैं, तो वो पूरा स्लोप में आपको कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा, राइट। इसको खाने के लिए दिन में बंदर आ जाते हैं, रात को सुअर, गुलदार, काला बालू आते हैं। अगर हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं ठीक से होगा तो ये सुअर, भालू और तेंदुआ, ये सब तो आपको वहाँ उसी इलाके में मिलेंगे। ये कहीं दूर नहीं जाते हैं, वहीं के आसपास छुपे रहते हैं, रात को आके खाते हैं। तो इसको कुछ लोग बोलते हैं
गांव वाले तो बोलते हैं कि सर ये तो यहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं से आया रात को खा के चला गया, वो लोग वहीं रहते हैं क्योंकि उनको पता है रात को उनको नया खाना मिल ही जाता है। ठीक है, इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट हमको करना पड़ेगा। अगर हम इन इलाकों का अच्छा दीवार रेज करके, जिसको तेंदुआ या बालू, और इसको कुछ एक्सेस खत्म कर दिया जाए, तो सुअर, बंदर और ये भालू को यहाँ कूड़ा दान में कूड़ा मिलने का नहीं, खाने का, फिर वो आ नहीं पाएंगे। इसको एक्सेस को ख़त्म करना पड़ेगा और हमको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे।